नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैश फ्लो मैनेजमेंट के बारे में। आप कितना इन्वेस्ट करते हो, कितने रिटर्न्स मिलते हैं, इससे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो, क्योंकि आपके बिजनेस में आपकी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फिर भी आपके पास मंथ के एंड में पैसे नहीं बचते, मतलब आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे या फिर आपके हाथ में सेविंग्स नहीं है। अदरवाइज ऐसा भी होता है कि आप काफ़ी अच्छा सेल कर रहे हो, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द मंथ आपके यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं होता, आपके मतलब आपके करंट अकाउंट में बैलेंस नील रहता है। या फिर कई कबार ऐसा भी है कि आप अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन फिर भी आपका मंथ एंड में जो बैलेंस है वो निगेटिव में जा रहा है। बेसिकली अगर प्रॉफिट देखा जाए तो प्रॉफिट का एक ही इक्वेशन है, जैसे प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। मतलब मंथली जितना आपने टर्नओवर किया उससे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। तो एक्सपेंसेस में क्या आता है, तो बेसिकली अगर आपका शॉप रेंट से है तो उसका रेंट आ गया। इसके बाद अगर आपके शॉप में कोई फार्मासिस्ट है तो उसका खर्चा आ गया। इसके बाद रेगुलर इन्वेंटरी परचेस होती है, वो खर्चा आ गया। इसके बाद कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में आप चेंजेस करते हैं तो वो खर्चा आ गया। लाइट बिल हो गया। इसके बाद आपके पर्सनल एक्सपेंसेस, तो ये सारे आते हैं एक्सपेंस में। ठीक है, मतलब ये आपको महीने में देने ही होते हैं। तो ये आपको मंथ में क्या कितने एक्सपेंसेस है ये कैलकुलेट करने बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको ये चीजें बताने जा रहा हूं कि कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जो आप प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो आप निगेटिव कैश फ्लो से पॉजिटिव कैश फ्लो में आ सकते हैं। ठीक है, तो उससे सबसे पहली चीज है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी में जो स्पेशली जब आप नया स्टोर शुरू करते हैं तो कितनी इन्वेंटरी रखें, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है। तो इसमें इन्वेंटरी कई कबार ज़्यादा भी आप परचेस करते हैं, कई कबार कम भी परचेस करते हैं। तो ओवर स्टॉकिंग, अंडर स्टॉकिंग, ये दोनों इश्यू आपकी शुरुआत में आते हैं और हर किसी को आते हैं, ये नॉर्मली है। लेकिन एक बार आपने एक साइकिल कंप्लीट कर ली, एक साल कंप्लीट कर लिया, आपको पता चल जाता है कि आपके शॉप में कितना इन्वेंटरी रखना ज़रूरी है और कितनी इन्वेंटरी आपके यहाँ पे रेगुलर फ्लो में जाती है। इसके बाद आप परचेस प्रॉपरली कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपके यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता है, वो बोलता है कि मैं आपको क्रेडिट दे दूंगा और आपको जो भी स्टॉक चाहिए वो आप ले सकते हैं। और ऐसा होता है कि बहुत बार वो होता है अंडर कटर, ट्रेड कटर होता है, उसके रेट बाकी जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से उससे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस केस में अगर आप नए हैं तो आप क्रेडिट के चक्कर में स्टॉक तो मंगा लेते हैं, पैसे तो अभी नहीं देने हैं, बाद में देने हैं। लेकिन ऐसा होता है बाद में जब आप देखते हैं तो उसमें रेट में डिफरेंस आता है, आपको एक्चुअली घाटा हुआ होता है इवन दो आपने क्रेडिट लिया हो। तो सबसे पहले आपको क्रेडिट अवॉइड ही करना है। जो आपको शुरुआत में कोई ऑफर कर रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऑफर कर रहा है, तो ध्यान लीजिए कि यहाँ पे गड़बड़ है। लेकिन क्रेडिट का एक ये भी मतलब है कि क्रेडिट जो होता है ना, वो आपको ज़्यादा नहीं लेना है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने क्रेडिट ज़्यादा ले लिया तो शुरुआत में अमाउंट तो कम दिखती है। मतलब आपका 15 दिन में हो गया 10,000, लेकिन वो एक महीने में 20,000 25,000 हो जाता है। तो जब आपके पास स्टेटमेंट आता है तब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपके पास वहाँ उसको देने के लिए उतना बैंक में अमाउंट नहीं होता है। ठीक है, फिर ऐसा भी होता है कि आपने जितनी भी परचेस किए हैं, ठीक है, उसमें से कोई स्टॉक आपके पास फिर भी पड़ा है, लेकिन फिर भी आपने उसकी पेमेंट कर दी। अब ये क्या हुआ, आपके पास डेड स्टॉक आना शुरू हो गया। इससे शुरू होती है डेड स्टॉक की इन्वेस्टमेंट। तो जैसे जैसे आप पेमेंट करते हैं, स्टॉक पड़ा है बाद में जाएगा, पड़ा है बाद में जाएगा, ऐसे करते करते डेड स्टॉक बढ़ जाता है और उसकी इन्वेंटरी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। जैसे ही उसकी इन्वेंटरी की ज़्यादा वैल्यू हो जाती है और वो स्टॉक जैसे बढ़ते जाता है, वैसे आपका बैलेंस निगेटिव में जाना शुरू होता है। तो कैश फ्लो मेंटेन करने का सबसे पहला तरीका मैंने बताया कि इन्वेंटरी को कंट्रोल करना है। ओवर स्टॉकिंग, अंडर स्टॉकिंग नहीं। अंडर स्टॉकिंग हुआ तो चलेगा, लेकिन ओवर स्टॉकिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओवर स्टॉकिंग हो गया तो फिर वो नॉन मूवेबल का इश्यू भी हो सकता है। और मतलब सेकंड जो मैंने बताया वो है क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट जहां पे आपके पैसे जा सकते हैं, कैश फ्लो मेंटेन नहीं होता, ये एक फैक्टर है सबसे बड़ा है, वो है बैंक लोन। ठीक है, अगर बहुत बार क्या होता है ना कि आपके पास कैश कम होती है, आप बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते करते धीरे धीरे आपको ये समझ में आता है कि नहीं, मुझे जितना चाहिए उतना पैसा मेरे पास नहीं है। तो आप जाते हैं बैंक के पास और बैंक से लोन लेते हैं। तो बैंक के लोन अभी 7% से लेके 12-13% तक वैरी होते हैं। तो उसमें प्रोसेसिंग फीस अलग है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट अलग है, उसके बाद अगर आपने वो टाइमली पे किया तो ठीक, नहीं तो उस पर फिर से और डबल इंटरेस्ट हो जाता है और धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो उसमें आप ट्रैप में फंस
जाते हैं। इसमें आप क्या करते हैं ना कि बैंक की जो लोन होती है वही अमाउंट आप क्रेडिटर को चुका देते हैं, क्योंकि आपके पास तो कैश फ्लो नहीं है। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि बैंक की जो आपने जो लोन निकाला उसकी वैल्यूएशन कम होती जाएगी, मतलब उसका पैसा बैंक में जो जमा है वो कम 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 होता जाएगा। और यहाँ पे आप क्रेडिटर को पैसा दे रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा तो कोई कोई उधार किसी को देना नहीं है, लेकिन बैंक का जो उधार है वो तो आपको देना ही होता है। तो ये है ना, ये आपको बहुत निगेटिव कैश फ्लो में लेके जाता है। अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो वो निगेटिव देखी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है मैन पावर। आप जो भी लोग रख रहे हैं फार्मेसी में, अब बहुत बार क्या होता है ना कि लोग एक बड़े ब्रांड की तलाश में होते हैं, और ये बड़े ब्रांड में वो इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी करते हैं, लोग ज़्यादा रखते हैं। नो डाउट आप रख सकते हैं, लेकिन एज पर द रिक्वायरमेंट रखें। शुरुआत में आप अगर फार्मासिस्ट हो तो एक ही फार्मासिस्ट रखें, उसके बाद अगर नीड है तो 2 रखें, नहीं तो और ज़्यादा रखने हैं। तो आपको पहले देखना होगा कि डिमांड है कि एरिया की। बहुत बार आपकी इन्वेस्टमेंट सही होगी या नहीं ये देखना भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप एनालाइज कीजिए आपकी एरिया को, और उसी के अनुसार फिर आपके जो भी फार्मासिस्ट है या हेल्पर है या डिलीवरी बॉय है, जो भी रखना चाहते हैं, मैनेजर रखना चाहते हैं, उसके अनुसार रखिए। नहीं तो वो क्या, जो एक बार आपने हायरिंग कर ली तो उनको फिर से आपको मतलब रेजिग्नेशन मांगना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि जब हायरिंग ये करते हैं तभी ऐसी करें कि वो लॉन्ग टर्म आपको उस पोजीशन की जरूरत होनी चाहिए। उसके बाद कैश फ्लो मेंटेन नहीं होता, ये और एक फैक्टर है, वो है कैंपेन्स। कुछ कैंपेन्स है जो काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन आप फिर भी वो कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि एक दिन वो चलेगा, लेकिन उसकी कॉस्ट जाती 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 रही है। तो 2 या 3 कैंपेन करने के बाद अगर आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आते तो वो आपको कैंपेन्स बंद करने जरूरी है, और आपको नई चीज़ों के बारे में सोचना जरूरी है। तो इससे आपका जो इन्वेस्टमेंट वो डेड नहीं जाएगा। इसके बाद द लास्ट वन ये होता है चेक बाउंस। चेक बाउंस मतलब आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट किया चेक से, लेकिन वो आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो वो हो गया चेक बाउंस। उसके चार्जेस अलग होते हैं, और आपका रिप्यूटेशन है वो भी खराब हो जाता है। तो साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके खुद के एक्सपेंसेस। अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसेस खर्च कर रहे हो, मान लो आपको प्रॉफिट हो गया 10,000 का आपने परचेस किया, आपने वो 15,000 में बेच दिया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5,000 होगा तो 5,000 अपने आप में ही आपने इन्वेस्ट कर लिया, मतलब आपने कहीं पे खर्च कर लिए या फिर शॉपिंग किया, कुछ भी कर मतलब कहीं पे भी स्पेंड किया जो बिजनेस के रिलेटेड नहीं है। तो वो क्या होता है ना, इससे आपका ही लॉस हो गया, क्योंकि प्रॉफिट है वो बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट शुरुआत के 4 या 5 साल तक तो ये करना इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत जरूरी है कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए। सबसे पहला है परचेज जो करे वो कैश से करे, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर से मोस्टली कैश से करे। और इवन ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर भी आपने देखे होंगे कि जो एक अच्छा रेट भी देते हैं, एक अच्छा कंपनी मतलब प्रोडक्ट स्कीम भी देते हैं, वहां से परचेस करें। उसके बाद लोन बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम लेना ही है तो एक नेशनलाइज बैंक से ले और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें, ठीक है, उसके अनुसार ही ले। और आपको इसकी ये भी थोड़ी एश्योरेंस होनी चाहिए कि आपको मंथली ईएमआई कितनी आ रही है, उतना आपको पे करना है। ठीक है, तो ये भी आपको कैलकुलेट करना, और सबसे इंपॉर्टेंटली टाइमली पे करें। किसी को भी पे करना है डिस्ट्रीब्यूटर को, टाइम पे पेमेंट करना बहुत जरूरी है। तब आपका एक रेपो बिल्डअप हो जाता है और आपको कई कबार बिना बोले ही क्रेडिट मिल भी जाता है। ये भी चीज़ है। तो कई कबार ऐसा भी होता है कि क्रेडिट में स्टॉक लिया और कैश में आपने सेल कर दिया। इससे ये भी एक अच्छा फंडा है, बट बहुत कम बार ऐसा मौका भी आता है। ठीक है, और इसके बाद आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट मंथली आपके पास होना चाहिए, बैलेंस शीट मंथली आपके पास होनी चाहिए। तब जाके आप एक्चुअली एनालाइज कर सकते हैं कि मेरा एक्चुअली प्रॉफिट कितना हुआ। क्यों, प्रॉफिट जो होता है ना, प्रॉफिट एक होता है कि डायरेक्टली जैसे 10,000 का स्टॉक है, 15,000 में बेच लिया, 5,000 का प्रॉफिट, ये एक प्रॉफिट होता है। लेकिन एक्चुअली उसमें एक्सपेंसेस कितने गए, ठीक है, उसमें क्या क्या माइनर एक्सपेंसेस भी होते हैं, एडवर्टाइजिंग्स होती है, तो वो खर्चे करके जो एक्सपेंसेस आ जाते हैं, या फिर आपका रेंट है, रेंट का पर डे कैलकुलेशन भी होता है वो, तो जो भी मंथली कैलकुलेशन उसका पर डे का कैलकुलेशन, उससे भी वो मतलब कम करना जरूरी है। तो एक्चुअली आपको वहां से प्रॉफिट का एग्जैक्ट अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये माइक्रो एनालिसिस अगर आपको जानना है कि आपके बिजनेस में कैश फ्लो मैनेजमेंट माइक्रो एनालिसिस पे कैसे करें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे जनरेट करें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा केमिस्ट अपस्किलिंग प्रोग्राम, जो एक्सक्लूसिव फार्मेसी बिजनेस ओनर्स के लिए है, या फिर जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए है, जो अभी हमारी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से हमारी बैच शुरू होने जा रही है।
डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके डिटेल्स दिए, जस्ट गो थ्रू दिस, ओके। और अभी भी कुछ भी क्वेरी है तो गूगल फॉर्म दिया है, उसको फिलअप करें सो दैट आप हम और अगर आपको और भी कुछ दिक्कत है तो गूगल फॉर्म फिलअप करें अबाउट द केमिस्ट अपस्किलिंग प्रोग्राम, हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने कई सारे दोस्तों तक, कलीग्स तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।